नमस्कार दोस्तों, मैं आर के चौरसिया आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज में, जहां हम सब सीखते हैं, अध्ययन करते हैं और ज्ञान की दुनिया में सफ़र करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बेहतरीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज जानेंगे विद्युत आवेश के गुणधर्म। हर साल इसमें से पूछा जाता है कि विद्युत आवेश के 2 गुणधर्म बताइए, उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले कल जो वीडियो बना था उसमें एक टॉपिक छूट गया था जिसका नाम है भूसंपर्कन। तो भूसंपर्कन क्या होता है, इसको जानने से पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों को गाइड करना चाहता हूं जो 2024 में चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट बढ़िया हो, अच्छा नंबर लाए। तो उनके लिए लास्ट समय में उनको क्या करना चाहिए उनको मैं गाइड करने का प्रयास करूंगा। तो जो भी विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं 2024 में, वो लास्ट की जो समय बचेगा 2-3 महीना, तो 2-3 महीना में उनको क्या करना है, 2 चीज़ें करनी हैं। एक है रिवीजन करना, जो भी आपने जिस कोचिंग संस्थान से आपने पढ़ा है, जिस स्कूल से पढ़ा है, जो भी आपने खुद का नोट्स तैयार किया है उसको रिवीजन करना है। और साथ ही साथ एक प्रैक्टिस बुक खरीद लेना है, वो किसी भी प्रकाशन का हो। उस प्रैक्टिस बुक से क्या करना है, आप सबको प्रैक्टिस करनी है। देखिए, रिवीजन करने से क्या होगा कि चीज़ें याद रहेगी, और प्रैक्टिस करने से आप समय मैनेजमेंट करना सीख जाइएगा, टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाइएगा। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जिनको प्रश्न सारे आते हैं, लेकिन समय मैनेजमेंट नहीं होने के कारण बहुत सारा प्रश्न छूट जाता है। तो मेरी इस बातों को ध्यान में रखा जाए कि जब भी 2-2.5 महीना बचे एग्ज़ाम से, तो एग्ज़ाम से पहले 2 चीज़ों पर विशेष फोकस किया जाए। एक है रिवीजन, और रिवीजन करने से क्या होगा कि चीज़ें याद रहेगी, और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से क्या हो जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे। और आपको बता दें कि टॉप करने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। यदि आप भी टॉप करना चाहते हैं तो टॉप कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने काम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उस काम पर फोकस करना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि मैं टॉपर हूँ, उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ, यू नेवर फेल अंटिल स्टॉप ट्राइंग। आप तब तक फेल नहीं होइएगा जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। पहले हम लोग समझते हैं कि भूसंपर्कन क्या होता है। तो भूसंपर्कन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी विद्युतीय यंत्र आपके घरों में लगा होता है, कोई भी विद्युतीय यंत्र, तो हम लोग उसको भूसंपर्कित करते हैं, अर्थिंग करते हैं। आपके घरों में भी जो बिजली आया है उसके अंदर भी अर्थिंग किया गया है। ये एक सुरक्षा का साधन होता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं भूसंपर्कन, अर्थिंग जो है किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ने को भूसंपर्कन कहते हैं। किसी भी चालक को पृथ्वी से अगर जोड़ दिया जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं भूसंपर्कन। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से इलेक्ट्रिकल यंत्र जो हैं वो क्या होते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। भू संपर्कित करने पर, अर्थिंग करने पर उनको सुरक्षा प्रदान हो जाता है। यानी कि ये क्या है, एक सुरक्षा का साधन है। भूसंपर्कन क्या है, एक सुरक्षा का साधन है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। पृथ्वी के विभव को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। आपको बता दें कि अगर कहीं पे प्रश्न आ जाता है, और कई बार आया भी है कि पृथ्वी का विभव क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य होता है। जिस वस्तु को भूसंपर्कित किया जाता है उसका संपूर्ण आवेश पृथ्वी में प्रवाहित हो जाता है, जिसके कारण वस्तु जो है उदासीन हो जाता है। यानी कि जब किसी वस्तु को भूसंपर्कित किया जाता है तो उसका सारा जो आवेश है, चार्ज जो है, वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है, और सारे चार्ज जो है पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। उस पर सभी आवेशों का जो सम होता है वो 0 हो जाता है। यानी कि भूसंपर्कित करने से जिस वस्तु को भूसंपर्कित किया जाएगा उस पर नेट चार्ज जो है 0 हो जाएगा, उस पर कुल आवेश जो मिलेगा वो 0 हो जाएगा।
भू संपर्कन का जो सिंबल है उसको इस तरीका से हम लोग देते हैं। भू संपर्कन का ये सिंबल है। कहीं पर भी अप्लायंस में या किसी भी विद्युतीय परिपथ में अगर इस तरीके का सिंबल लगा हुआ है, सिंबल है, तो समझ जाना है कि उसको क्या किया गया है, अर्थिंग किया गया है, अर्थिड किया गया है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि उदासीन वस्तु क्या होती है। तो अभी मैंने बातों बातों में आपको समझाया था कि उदासीन वस्तु क्या होती है। तो जिस वस्तु पर सभी आवेशों का योग शून्य हो उसी को हम लोग बोलते हैं उदासीन वस्तु। यानी वैसा वस्तु जिस पर संपूर्ण आवेशों का योग जो है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि वस्तु उदासीन है। मान लेते हैं कि आपके पास कोई वस्तु है और मान लेते हैं ये कोई चीज़ है, इस पर प्लस के 5 कूलम है और माइनस के 3 कूलम है और माइनस के 2 कूलम है। इन सभी आवेशों को जोड़ोगे तो नेट चार्ज इस पर क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि माइनस के 3 कूलम और माइनस के 2 कूलम, तो माइनस के 5 कूलम और ये प्लस के 5 कूलम, नेट चार्ज हो जाएगा 0। इसका मतलब ये वस्तु जो है उदासीन है। यानी कि वैसा वस्तु जिस पर संपूर्ण आवेश का योगफल क्या होना चाहिए, शून्य होगा, वो क्या हो जाएगा, उस वस्तु को हम लोग उदासीन वस्तु कहते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। आपने यहाँ देखो कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु जो होता है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है और उस प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है और उसके चारों तरफ एक कक्षा में, एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं और उस पर ऋण आवेश होता है। और हम लोग जानते हैं कि एक परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों पर आवेश जो होता है वो समान होता है। तो संख्या में समान, उस पर आवेश समान, इसलिए जितना प्लस आवेश उतना ही माइनस आवेश, फिर उसको जोड़ देंगे तो टोटल चार्ज क्या मिलेगा, 0। इसलिए कहा जाता है कि परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन होते हैं। यानी कि परमाणु पर जो पूरा नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं विशिष्ट आवेश। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमेशा बनता है, इस बात को भी ध्यान रखा जाए। तो जो भी बच्चे 2023 में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं उनके लिए चैनल बहुत ही वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए VVI प्रश्न को लेकर के भी आने वाला हूं और वन शॉट वीडियो में मैं वही सभी प्रश्न पर चर्चा करूंगा जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, जो भी प्रश्न बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा उसी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं कि विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो किसी कण का आवेश, मान लेते हैं कोई कण है वो प्रोटॉन हो, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना है और उसके द्रव्यमान, यानी किसी कण के आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहा जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं किसी कण का आवेश Q मान लेते हैं और उसके द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम मान लेते हैं कि उसका द्रव्यमान जो है वो m है। द्रव्यमान क्या मान लेते हैं, m। द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहा जाता है। यानी किसी कण के आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। यानी कि विशिष्ट आवेश का जो सूत्र निकल करके आया वो क्या हो गया, विशिष्ट आवेश बराबर आवेश बटा के द्रव्यमान। अब यहाँ से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, उस बात को ध्यान रखना है। अगर कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश हो जाता है 1.76 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी, क्योंकि आवेश का मात्रा कूलम हो जाता है और ये द्रव्यमान का हो जाता है केजी। तो जो भी विशिष्ट आवेश का यूनिट होगा कूलम प्रति केजी। तो अगर कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश तो 1.76 × 10⁻11। कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इसको 1.76 के जगह पर ये 1.8 भी दे दिएगा। क्यों? क्योंकि 6 को हटाना चाहोगे तो जो कि 6 जो है 5 से बड़ा है तो अपने से पहले नंबर में एक ऐड हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 1.8। आप इसको 1.76 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी भी बोल सकते हो या 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी। आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। उसी तरीका से आपसे कोई पूछेगा कि प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश, अच्छा प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश बोल रहे हैं, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं। आप लोग केवल कमेंट पर ही ध्यान नहीं दीजिए, आप लोग इधर भी ध्यान दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन। इस बात का ध्यान रखा जाए। और हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, एक नए कीर्तिमान रचने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो इसलिए आप लोग विशेष करके कमेंट से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई से रिलेटेड ही कमेंट किया करिए।
तो चलिए देखते हैं, यानी कि प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश का मतलब हुआ कि प्रोटॉन पर आवेश और प्रोटॉन का द्रव्यमान की अनुपात जो होगा वो कितना मिल जाएगा, 9.6 × 10⁻7 कूलाम प्रति केजी। अब समझते हैं कि न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होगा, आप बताओ। तो किसी भी कण का विशिष्ट आवेश चाहिए तो उस पर उपस्थित आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को, तो न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए, न्यूट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, सभी लोग कमेंट कीजिए। इसके लिए तो कोई कमेंट नहीं करेगा, करो। क्या होगा न्यूट्रॉन पे आवेश, बिल्कुल न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है वो 0 होता है। तो न्यूट्रॉन पे 0 होता है तो न्यूट्रॉन का तो न्यूट्रॉन पे आवेश 0 और द्रव्यमान तो होता है, लेकिन 0 बटा अगर कुछ भी लिखेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 0। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है वो क्या हो जाता है, 0। अब समझते हैं कि सर विद्युत आवेश का गुणधर्म क्या होता है, और यहाँ से कई बार प्रश्न आते हैं कि विद्युत आवेश के गुणधर्म क्या। विद्युत आवेश के गुणधर्म में पहला गुणधर्म है विद्युत आवेश योजात्मक होता है। हम लोग जानते हैं कि विद्युत आवेश एक सदिश राशि है और इसको सिंपली हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु पर नेट आवेश निकालना है तो सभी आवेशों को, उस पर उपस्थित सभी आवेशों को जोड़ देंगे। तो देखते हैं कि विद्युत आवेश की योजात्मक, माने विद्युत आवेश योजात्मक होता है, इसका मतलब क्या है। द्रव्यमान की भांति यानी कि द्रव्यमान की तरह आवेश एक अदिश राशि है। जिस तरीका से द्रव्यमान एक अदिश राशि है उसी तरीका से विद्युत आवेश भी एक अदिश राशि है। किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि अगर कोई निकाय है, कोई विलगित निकाय है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि विलगित निकाय या निकाय किसको बोलते हैं, तो वैसा सिस्टम, वैसा निकाय जिस पर किसी दूसरे चीज़ों का, दूसरे सिस्टम का, दूसरे वस्तु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं विलगित निकाय या निकाय बोल सकते हैं। यानी कि किसी भी निकाय में कुल आवेश, यानी कोई सिस्टम है, कोई भी वस्तु है, उस पर कुल आवेश जो है वो किसके बराबर होगा, तो उसके अंदर जो भी आवेश उपस्थित है उन सभी को जोड़ देंगे तो उसके बराबर होता है। इसी का मतलब हो गया विद्युत आवेश के योजात्मकता का। यानी यहाँ से समझ सकते हैं, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि विद्युत आवेश के गुणधर्म बताइए तो आप ये भी केवल लिख देंगे कि विद्युत आवेश योजात्मक होता है तो काम चल जाएगा। आपको इसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। अब देखिएगा, मान लेते हैं कि एक सिस्टम है, एक निकाय है, इसमें +5 कूलाम है, +7 कूलाम है, -3 कूलाम है और -2 कूलाम है। तो -3 कूलाम और ये क्या है, -2 कूलाम, तो 3 2 5, तो -5 और +5 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो इस पर नेट आवेश जो होगा, आप सब बताइए, कमेंट करके बताइए, इस सिस्टम पर, इस निकाय पर जो कुल आवेश बचा वो कितना बचा। सभी लोग कमेंट कीजिए, बताइए इस निकाय में कुल कितने आवेश हैं। सभी लोग इधर उधर की कमेंट छोड़ करके इस पर ध्यान दीजिए, कितना होगा नेट। तो नेट आवेश जो होगा वो हो जाएगा +7 कूलाम। दूसरा विद्युत आवेश का जो गुणधर्म है वो क्या है, विद्युत आवेश संरक्षित होता है। यानी कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल स्थानांतरण होता है। यानी कि विद्युत आवेश संरक्षित होता है। हम लोग समझते हैं कि विद्युत आवेश का जो संरक्षण सिद्धांत है वो क्या होता है। अगर कल को कोई पूछ दे कि विद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, तो आप बोलोगे कि किसी भी विलगित निकाय के अंदर कुल आवेश संरक्षित होता है, अर्थात विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसका आंसर हो जाएगा। एक तो गुणधर्म है कि विद्युत आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। लेकिन अगर ये पूछ दे कि विद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, तो आप बोलोगे किसी विलगित निकाय के अंदर कुल आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है, यानी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। देखते हैं कि किसी विलगित निकाय, माने वैसा सिस्टम, वैसा निकाय जिस पर दूसरे किसी सिस्टम का, दूसरे वस्तु के उपस्थिति के कारण उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं विलगित निकाय। तो किसी भी विलगित निकाय में कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। अर्थात यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अर्थात ये क्या हुआ भाई, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है।
नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल और केवल स्थानांतरण होता है। आवेश का केवल स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग पावर बैंक को चार्ज कर लेते हैं, उससे मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, तो आवेश का स्थानांतरित कर देते हैं। न कि हम आवेश को निर्माण करते हैं और ना ही नाश करते हैं। ठीक है, नाइदर वी क्रिएटेड नॉर वी डिस्ट्रॉय। अब समझते हैं कि विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। तो हम लोग, अगर आपको कोई एक पेज दिया जाए तो आपको अनिश्चित रूप से पार करके छोटा छोटा टुकड़ा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विद्युत आवेश है उसको अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर पाएंगे। मतलब कि किसी वस्तु पर आवेश होगा तो हम लोग जानते हैं किसी वस्तु पर आवेश आएगा तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आएगा। क्या किसी वस्तु से आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या आधा इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? जब भी किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा या उसके अंदर डालना होगा, पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी किसी वस्तु पर आवेश जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पर के आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज ही होगा। इस बात को समझते हैं कि विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। समझते हैं कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटमीकरण या इसी को आवेश की परमाणुकता भी कहते हैं। इसे हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण या आवेश की परमाणुकता कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, यानी किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा जो होगी इलेक्ट्रॉन पर के आवेश की मात्रा, यानी कि मूल आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसको मूल आवेश कहते हैं। अभी हम लोग समझ लेंगे कि मूल आवेश होता क्या है और इसका मान कितना होता है। तो मूल आवेश यानी E के पूर्ण गुणज होता है, यानी Q बराबर प्लस माइनस N। ये क्या है, ये एक्सप्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आवेश के क्वांटमीकरण के लिए। ये आवेश के क्वांटमीकरण, इसको कई जगह पर क्वांटीकरण भी बोल देता है। हमने यहाँ पर क्वांटमीकरण बोला है और कई जगह पर क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब समझते हैं कि इसका खोज किसने किया था। तो रॉबर्ट ए मिलिकन तेल बूंद प्रयोग से इसकी खोज की थी। यानी कि विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ए मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग से किया था। ये प्रयोग बहुत ही फेमस हुआ था, उसी के बदौलत ये जो है फेमस हो गए। अब हम लोग समझते हैं कि एक वर्ड आया था मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है, अब समझ लेते हैं हम लोग कि मूल आवेश। ऐसे हम आपको बता देते हैं कि मूल आवेश क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर के आवेश की मात्रा को या इलेक्ट्रॉन पर के आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। इससे कम आवेश संभव नहीं है। हालांकि क्वार्क कणों की खोज हुई थी और हुआ है, जिस पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर के आवेश से भी कम आवेश है। ये दो प्रकार के होते हैं, अप टाइप, डाउन टाइप। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख लीजिए। और जो भी बच्चे चाहते हैं कि हम 2025 में भी बहुत अच्छा नंबर लेकर के आएँ, फिजिक्स के कंसेप्ट को समझ पाएँ और बेसिक कोई भी वो बुक पढ़ते हो, NCERT, भारती भवन, ABC, कोई भी बुक हो, उन सारे टॉपिकों को मैं कवर करूंगा और एकदम आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। क्योंकि एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बन, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। आपको हेल्प करनी चाहिए। जैसे आप उस दूसरे को हेल्प करते हैं, गॉड आपकी हेल्प करता है या वही व्यक्ति आपको हेल्प करता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आप सब मेहनत करते रहिए और मेहनत एक ऐसा आपके पास हथियार है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और शिक्षा तो ग्रहण करिए रहे हैं, आपको पढ़ना चाहिए। यानी कि दुनिया में आपको बढ़ानी है शान, तो जान से भी ज़्यादा लगाएं पढ़ाई पर ध्यान। अब समझते हैं कि जो मेरा टॉपिक था, ये मूल आवेश क्या होता है। तो देखते हैं मूल आवेश। मूल आवेश को एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा को, यानी आवेश जो सबसे कम कितना संभव हो सकता है, उसी को हम लोग मूल आवेश के नाम से जानते हैं। यानी आवेश कम से कम कितना हो सकता है। जैसे अभी अगर पैसा की बात करें, पैसा में नोट की बात कर सकते हैं, तो अभी सबसे कम पैसा का नोट कितना का है? तो हम लोग जानते हैं 1 रुपये का भी नोट है क्या, 8 आना का नोट है क्या? तो सबसे कम कितना हो सकता है पैसा में नोट, तो 1 है। उसी तरीका से आवेश में सबसे कम क्या हो सकता है, तो उसी को हम लोग मूल आवेश के नाम से जानते हैं। यानी आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा को
क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। प्रकृति में न्यूनतम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर का आवेश होता है, यानी कि प्रकृति में न्यूनतम आवेश कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वही सबसे कम आवेश होता है, और उसका मान ई पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर के बात करेगा तो माइनस होगा, और प्रोटॉन पे कहेगा तो इतना ही प्लस होगा। यानी प्रोटॉन पर के जो आवेश होता है उसको मूल धन आवेश के नाम से जानते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर के आवेश जो होता है उसको मूल ऋण आवेश के नाम से जानते हैं। लेकिन दोनों का परिमाण जो होगा सेम इतना ही होगा, लेकिन प्रकृति जो होगी विपरीत होगी। प्रकृति मतलब उसकी नेचर जो है प्लस माइनस अलग अलग होगा। अब समझते हैं कि हम लोगों ने उधर 3 देखा था विद्युत आवेश के गुणधर्म। अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ दे कि विद्युत आवेश का गुणधर्म किसे कहते हैं, या 2 बताइए या 4 बताइए, तो मैं अभी 4 लिखा रहा हूँ, लेकिन आपसे 2 ही पूछा है। बोर्ड में कई बार पूछा है कि विद्युत आवेश के 2 मूलभूत गुणधर्म बताइए, तो आप बोल सकते हैं विद्युत आवेश योजात्मक होता है, विद्युत आवेश संरक्षित होता है, विद्युत आवेश संरक्षित होता है, और तीसरा विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण होता है। कई जगह पर यह भी लिख दिया कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अब हम लोग तीसरा पढ़ लेते हैं, विद्युत आवेश की निश्चरता, यानी इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या होता है। तो विद्युत आवेश की निश्चरता, मान लेते हैं कि इस मार्कर पर 5 कूलम का आवेश है, इसको हम 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक देंगे तो इस पर आवेश कितना होगा, तब भी आवेश इस पर सेम ही होगा। यानी किसी वस्तु पर जो आवेश है वो गति पर निर्भर नहीं करेगा, वो रुका रहे या गतिशील हो जाए, जितना आवेश रहेगा उतना ही रहेगा। इसी गुणधर्म को आवेश की निश्चरता के नाम से जानते हैं। बिल्कुल समझ पा रहे हैं? अगर समझ गए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु स्थिर हो अथवा वह आपेक्षिक वेग से गतिशील हो, उसका आवेश समान रहता है। यानी जितना रुके हुए स्थिति में होगा, स्थिर रहेगा उतना होगा, गतिशील हो जाएगा तब भी उतना ही होगा। यानी यहाँ पर बोल सकते हैं Q रेस्ट इज इक्वल टू Q मोशन। यानी आवेश की निश्चरता को इंग्लिश में बोलते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब समझते हैं कि सर ये तो बातें हम लोगों को समझ में आ गया कि मूल आवेश क्या है और विद्युत आवेश की निश्चरता क्या होगी। मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने अभी विद्युत आवेश के कितने मूलधर्म गुण बताए हैं, तो वो है 4। एक हमने बताया कि विद्युत आवेश योजात्मक होता है, दूसरा बताया विद्युत आवेश संरक्षित होता है, तीसरा मैंने बताया विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण होता है, चौथा क्या बताया, अभी मैंने बताया विद्युत आवेश की निश्चरता होती है, यानी कि Q रेस्ट इज इक्वल टू Q मोशन। अब हम लोग समझते हैं कि सर जो तीव्रगामी आवेशित कण है क्या उसका द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल, आइंस्टीन ने एक समीकरण भी दिया था कि तीव्रगामी आवेशित कण का जो द्रव्यमान है उसके वेग पर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान तो वेग पर निर्भर करता है, ये आइंस्टीन ने प्रूव भी किया था। तो द्रव्यमान वेग पर निर्भर करेगा लेकिन आवेश वेग पर निर्भर नहीं करेगा। तो भाई द्रव्यमान जो निर्भर करता है उसके लिए आइंस्टीन ने क्या समीकरण दिया था, तो आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से, यानी कि mv इज इक्वल टू m0 बटा के √1 माइनस के v स्क्वायर बटा के c स्क्वायर। mv क्या है, तो गतिक अवस्था में द्रव्यमान, कोई वस्तु गतिशील हो जाए तब उसका द्रव्यमान। m0 क्या है, जब वो रुका हुआ है तब, यानी कि विराम द्रव्यमान। v क्या है, उस जिस वस्तु को जिस वेग से फेंका गया वो है, और c क्या है, प्रकाश का वेग। आप सब जानते हैं कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो कमेंट करके बताइए कि विद्युत निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, वेग कितना होता है, आप सब बताइए। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 1 कूलम आवेश किसे कहते हैं। एक समीकरण आपने देखा होगा Q = IT। यहाँ से हम लोग 1 कूलम आवेश को परिभाषित कर लेते हैं। तो देखते हैं कि यदि किसी चालक से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा, मान लेते हैं कि एक चालक है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक चालक है, इस चालक से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए। ध्यान से, इस चालक से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो इससे प्रवाहित होने वाला जो आवेश होगा वो 1 कूलम होगा। यानी किसी चालक से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो, यानी कि आई का मान 1 और समय का मान 1 ले लिया जाए तो 1 × 1 तो 1 मिलेगा, तो 1 कूलम आवेश हो जाएगा, क्योंकि आवेश का ऐसा ही मात्र कूलम होता है।
हम लोगों ने यहाँ से देखा यदि किसी चालक से 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो इससे प्रवाहित होने वाला जो आवेश होगा वो 1 कूलम आवेश होगा। तो समझ पा रहे हैं, यदि किसी चालक से 1 एम्पीयर, एएमपी लिखें, एम्पीयर लिखें, कि विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उस चालक से प्रवाहित होने वाला जो आवेश है, आवेश को 1 कूलम आवेश कहते हैं। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि सर 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कमेंट करके बताइए। मैं इसको प्रूव करके अभी बता रहा हूं कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सभी कमेंट करिए। देखिए, आप लोग कमेंट में इधर उधर की बातें नहीं किया करिए, कंसंट्रेशन बनाइए पढ़ाई पे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। कमेंट आप लोग इधर उधर के करिएगा, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए। आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो मैं अभी आपसे एक प्रश्न किया था कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, इसका तो कमेंट आप लोग किए ही नहीं। बताइए 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी लोग बताइए। मैं अभी इसको प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि 1 कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन होता है। समझे? अभी इसको देखते हैं कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 1 कूलम आवेश के बारे में बोला गया है। तो हम इसका अगर सोल्यूशन करें तो यहाँ से ये लिख सकते हैं Q = 1 कूलम। हमसे बताना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हमसे पूछा गया है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n का मान पूछा गया। हमने अभी देखा था आवेश के क्वांटमीकरण से, आवेश के क्वांटमीकरण से क्या जानते हैं, तो Q = Ne। तो आवेश का जो मान दिया है 1 कूलम दिया गया है, और यहाँ पर n का तो मान आपको पता नहीं है, n का मान निकालना। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 है। हम लोग इसको इधर लेकर के आए n, तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो जब 1 कूलम बटा के 1.6 × 10⁻⁻19, यहाँ तक समझ में आ गया सर। अब ध्यान देने वाली बात है कि सर ये तो मिला, अब लेकिन ये भी कूलम होता है, तो इस कूलम से कूलम को काट देते हैं। इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10/16 लिख देते हैं। और ये जो नीचे है इसको ऊपर लेकर चल जाते हैं, तो माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ तक भी सर समझ में आ गया। अब सुनो, एक इसको इधर दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 100/16 और गुणे 10⁻18। जैसे ही आप भाग दोगे 100 में 16 से, तो n का जो मान आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। आप यहाँ से ये याद कर सकते हैं कि 1 कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितना हो जाएगी, 6.25 × 10⁻18। समझ गए? अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पर एक और प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आप सब इसका आंसर बताओ। यदि किसी वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो पहले एक बात आप आंसर कमेंट करके बताइए, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर कौन सा आवेश होगा। आप सभी कमेंट करके बताइए कि किसी वस्तु पर आवेश की अगर कमी है तो उस वस्तु पर आवेश कैसा होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो आवेश कैसा है। तो आपको बता दें कि अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धन आवेशित और अधिकता होगा तो ऋण आवेश। तो यानी कि कमी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, धन आवेश। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया इलेक्ट्रॉन की कमी है तो n का मान तो आपको दे दिया गया है। इलेक्ट्रॉन n का मान दिया गया है 2 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन। हमसे पूछा गया है Q = व्हाट, आवेश का मान बताना है। किसका मान, आवेश का मान। और E का मान हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो और एक और भी जानते हैं, आवेश के क्वांटमीकरण से क्या जानते हैं, आवेश के क्वांटमीकरण से
क्या जानते हैं भाई, Q बराबर एन ई। तो यहाँ पर देख रहे हैं n का जो मान है 2 × 10 के पावर 15 है और e का जो मान है 1.6 × 10 के पावर -19। इसको अगर गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 यानी कि हो जाएगा 3.2 × 10 के पावर क्या मिलेगा, ये क्या है 15 है और ये क्या है 19। तो 19 में से 15 जाएगा तो 15 4 19, तो -4 हो जाएगा। आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर इसको हम लोग इतना कुलाम हो जाएगा, लेकिन अगर हमको इसको माइक्रो कुलाम में अगर बोलना है तो हम लोग इसको गुणा कर देते हैं और इसमें इसको लिख देते हैं 320 × 10 के पावर -6 कर दें। बोलिए, जैसे ही 6 करेंगे या 2 इधर आएगा तो फिर दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं 320 माइक्रो कुलाम, यानी कि उस वस्तु पर आवेश जो होगा वो धनात्मक होगा और आवेश का जो मान होगा वो कितना होगा 320 माइक्रो कुलाम। आप समझ गए हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको बता दें कि आप लोगों के राय से, सहमति से, क्या मैं मैथ भी इस चैनल पर पढ़ाना शुरू करूं और मैथ का जो टाइमिंग क्या रखा जाए, ये फिजिक्स से पहले रखा जाए या फिजिक्स के बाद, आप लोग कमेंट करके बताइए। और मैथ को भी बेसिक से चैप्टर 1 से स्टार्ट किया जाएगा, एकदम चैप्टर 1 से। कल का क्लास जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का भी, कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम की सीमाएं, अध्यारोपण का सिद्धांत, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो आप सबों से मैंने बोला कि जो मैथ है इसी चैनल पे कब, ये फिजिक्स के पहले या फिजिक्स के बाद पढ़ाया जाए। आप सब आंसर इसका जवाब दीजिए कि कब पढ़ाया जाए। आपके अधिक से अधिक जवाब दीजिएगा उसी समय, या पहले बोलिएगा तो पहले पढ़ाया जाएगा, बाद में बोलिएगा तो बाद में पढ़ाया जाएगा। तो जिसकी संख्या अधिक होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें भी चैप्टर 1 से, आप किस चैप्टर से पढ़ना चाहते हैं ये भी बताइए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चैप्टर 1 से पढ़ाया जाए और पढ़ाने का जो स्पीड है थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, नंबर ऑफ कंटेंट जो है उसको बढ़ाया जाए। और आगे चल कर के इस वीडियो पर जब और भी समय बीतेगा तो आपको केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है उसको बताया जाएगा। अभी आपका तैयारी नहीं हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, लेकिन मेरा मनोबल बढ़ा रहा है उसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके। मेरा एक मोटो है, गांव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है, पढ़ेगा गांव बढ़ेगा इंडिया। उसी के लिए मैंने एक बैच स्टार्ट किया है, परिवर्तन बैच। मैं चाहता हूं कि ये बैच मेरे लिए भी परिवर्तन साबित हो और आपके लिए भी। तो हम दोनों मिल करके मेहनत करते हैं, मिल करके साथ चलते हैं। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।